आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालाड़ में प्यारे बच्चों आपका बीए पार्ट सेकेंड ईयर वाले छात्रों का स्वागत है। आज अपन राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियां हैं या आपातकालीन उपबंध हैं उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां और निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। आज अपन राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उन आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 और 60 और अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति किन स्थितियों में किन परिस्थितियों में करता है उसके बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अपन बताएंगे अनुच्छेद 352 क्या है और इसका प्रयोग कब और किस प्रकार किया जाता है। तो अपन बता रहे थे कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो भारत में उस समय अनुच्छेद 356 का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करेंगे। इसे राष्ट्रीय आपात के नाम से भी जाना जाता है। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू की गई है। इसमें अपन ये बता सकते हैं कि 1962 में भारत व चीन के मध्य युद्ध हुआ। उस समय अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया। भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो भारत की शिक्षा विरोधी गिनती में आते हैं और उनके जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में भी अपन मनाते हैं। ये भारत देश मनाता है। इसके बाद अपन ये कह सकते हैं कि 1971 जब भारत और पाक के मध्य युद्ध हुआ, जब भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे। जब वीवी गिरी थे उस समय 1971 में भारत और पाक के मध्य युद्ध हुआ और उस समय अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया। फिर अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो 1975 में उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे और उसी समय भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने 1975 में आपातकालीन स्थिति लागू की गई और जब आपातकालीन स्थिति लागू की गई तो वो था अशांति। तो कह रहे थे जो सशस्त्र विद्रोह था वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन किया गया। वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और उसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कहने का ये कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता था युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से पहले आंतरिक अशांति जब भारत में किसी प्रकार का क्लेश हो जाता था, अगर भारत में किसी क्षेत्र विशेष में अशांति की स्थिति होती थी तो उस समय बाकी जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति महोदय आपात स्थिति लागू कर देते
समय उन्होंने ये कहा, संविधान में संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो आंतरिक विद्रोह था, आंतरिक अशांति थी, उसके स्थान पर से सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो अपन ये कह सकते हैं वर्तमान में इस प्रकार अपन संबोधित कर सकते हैं कि जब हमारे देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति थी, तो जब ये दो देश चीन और पाक यानी चीन था और पाकिस्तान था, ये बाहरी आक्रमण हुआ। बाहरी आक्रमण अब तक 2 बार, अब तक 2 बार, और एक बार आंतरिक अशांति की वजह से। तो कहने का मतलब भारत में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया। 2 बार युद्ध हुआ, भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और चीन के मध्य 1962 में हुआ, और उसके बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति वहां पर आपात स्थिति लागू किए, और उस समय जब भाषण में और ये समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और 1971 का जब भारत और पाक का युद्ध हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति वीपी गिरी थे, और 1975 में भारत में अशांति का माहौल बनवा, और जब अशांति का माहौल बनवा तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, लेकिन उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कहना मतलब अब तक 3 बार भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर चुके हैं। ये या इसे अपन राष्ट्रीय आपात के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार के पॉइंट दिए जाते हैं कि मंत्रिमंडल के लिखित आदेश के द्वारा राष्ट्रपति आपातकालीन को घोषणा कर सकता है, यानी मंत्रिमंडल लिखित आदेश देने के लिए राष्ट्रपति आपात स्थिति लगाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं बाद में युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, उस स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हैं। इसका आगे अपन और भी डिटेल से देख रहे हैं, वो देखे। लेकिन एक बार पुनः फिर मैं बच्चों में कहना चाहता हूँ कि ये अनुच्छेद 352 है, बात में किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है, इस क्रियाविधि को आप एक बार अच्छी तरह से देखिए, और या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान से ले। कहने का अभिप्राय यही है कि अब क्वेश्चन कहां से आता है, इसमें से राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन उत्तर किया जाता है कि भारत में अब तक कितने बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो चुका है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन पहले ही बता चुके हैं। अब तक भारत में कितने बार इसका प्रयोग हो चुका है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 का अब तक 3 बार या अपन ये कह सकते हैं 3 बार इसका प्रयोग हो चुका है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि अब तक भारत में बाहरी आक्रमण के समय कितनी बार बाहरी आक्रमण हुआ, और उस समय अनुच्छेद 356 या राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हुई। तो अपन ये कह सकते हैं कि अब तक 2 बार ही बाहरी आक्रमण हुए, और उन 2 बारों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो सन 1962 में भारत और
सर्वोच्च न्यायालय में जो भारत देश में जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडेंट है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा लगा सकते हैं। फिर ये आता है क्वेश्चन, भारत में आंतरिक अशांति की वजह से कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो इसमें घबराने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है कि हम 352 का प्रयोग 1975 में उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा जी थे और उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि 1962 जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ तो उस समय भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं 1971 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। तो उसके बाद में ये कह सकते हैं कि भारत में आंतरिक अशांति में राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हुई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो घबराने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अनुच्छेद 352 क्या है इसको समझाइए, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। दो का लेगा 4 नंबर का आ सकता है कि भारत में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग या प्रयोग में कब लाया गया या उसको कब जोड़ा गया? तो अपन ये कह सकते हैं कि आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह से सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है, इस प्रकार से आता है कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू करता है तो क्या संसद की स्वीकृति लेना अति आवश्यक है? तो अपन ये कह सकते हैं कि संसद की स्वीकृति लेना अति आवश्यक है। जब संसद की स्वीकृति लेगा तभी राष्ट्रीय आपात को आगे कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। अपन ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात जो आपातकालीन है, आपातकाल क्या है या आपातकालीन शक्तियां है, अनुच्छेद 356 में अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात क्या है। पहले तो अपन ये देखिए भाई राष्ट्रीय आपात या आपातकालीन क्या है। तो जब आपके संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ये पूछा गया कि ये आपातकालीन क्या है, आपातकालीन क्या है, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने ये कहा जब भारत देश में किसी बाहरी आक्रमण या भारत में आंतरिक अशांति का माहौल पनप जाए तो उस समय जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करना या त्वरित गति से कार्य करना, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए या ऐसा संकट आ जाए उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उसे ही राष्ट्रीय आपात या आपातकालीन उपबंध के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको घबराने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। अब अपन ये बताएंगे कि आंतरिक राष्ट्रीय आपात 352 का प्रयोग कब और किन स्थितियों में लागू होता है वो देखें। तो प्यारे बच्चों, अपन ये कह सकते हैं कि अब तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग भारत में 3 बार हुआ। जब भारत में 3 बार हुआ तो संसद के समक्ष 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपात की स्वीकृति लेनी अति आवश्यक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपात 352 का प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर तो सकता है, लेकिन संसद के समक्ष 1 माह के अंदर संसद के समक्ष प्रस्तुत होगा और वो भी लिखित आदेश से अगर संसद देती है तो इसको 6 माह तक
एक बार में बढ़ाया जा सकता है। जब 6 माह के बाद में फिर भी अगर राष्ट्रीय आपात राष्ट्र में अशांति का वातावरण या विदेशी आक्रमण हो रहा है तो उस स्थिति में अनिश्चित काल के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाए। अपन ये कह सकते हैं कि संसद के समक्ष 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक बार में 6 माह की अवधि तक वो आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे और भी आगे अगर अपन स्वीकृति लेते हैं तो वो अनिश्चित काल के लिए उसको अपन जारी रख सकते हैं। अब आगे अपन अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे, उसमें क्या है वो देखें। तो प्यारे बच्चों अपन ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 356 जो आपात की स्थिति है, तो आपात की स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। कहने का अभिप्राय यही है कि जब राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए या फिर राज्य में कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को लिखित में ये आदेश करे या इस लिखित में ये प्रपत्र या लिखित में कोई सूचना भेजे कि यहाँ के राज्य का संवैधानिक तंत्र, यहाँ की जो सरकार है वो संविधान के नियम कानून कायदों के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। कहने का अभिप्राय जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब राज्य की प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं है, जो राजनेता है या वहाँ का जो सिस्टम है वो संविधान के नियमों के अनुसार कानून कायदों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। वो कब करता है? जिस राज्य में राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और वह व्यक्ति राष्ट्रपति को सूचना देगा या लिखित में देगा या मौखिक में देगा या किसी कारण से किसी भी प्रकार से उसको सूचना देगा, उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेगा। अधिकतर बार ये सत्तारूढ़ दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्रपति से मिलकर इस शक्ति का अनुच्छेद 356 का गलत प्रयोग कर लेते हैं। अब तक ये 115 से अधिक बार भारत देश में हो चुका है। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में हुआ, केरल और यूपी में ये 9 बार हो चुके हैं और राजस्थान में अब तक 4 बार हुआ, 1967 में, 77 में और 80 में और 1992 में। कहने का अभिप्राय ये है कि 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में अब तक राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग 4 बार हो चुका है। क्वेश्चन यही आता है कि अब तक भारत में जो विशेषकर राजस्थान राज्य है कितनी बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक राजस्थान में 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है। वो कौन से स्थान है? 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। तो कहने का अभिप्राय 4 बार इसका प्रयोग हो चुका है। फिर क्वेश्चन इसी में से एक और किया जाता है कि सर्वप्रथम 356 का प्रयोग कब किया गया? 1951 में किया गया। कब और किस राज्य में? 1951 में पंजाब राज्य में किया गया। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन तब कर सकता है कि अब तक सबसे अधिक भारत में किस राज्यों में या किन राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है? 9 बार हो चुका है। वो केरल राज्य और दूसरा है पंजाब राज्य। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अब तक भारत में 115 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है। और यह कौन सी स्थिति में आता है? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, 2 माह के भीतर संसद के समक्ष इसको प्रस्तुत करना ही होता है।
अधिकतम ये 6 माह तक रह सकता है, और जब 6 माह होने के बाद में इसको अधिकतम 3 महीने तक 3 वर्ष तक इसको लागू या जारी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए संसद के समक्ष कितने माह में होना चाहिए? 2 माह तक, 6 माह तक ये जारी रह सकता है। 6 माह के बाद में इसको अधिकतम अपन 3 वर्ष तक इसको लागू कर सकता है। तो कहने का इसके बाद में अपन ये बता रहे हैं कि अनुच्छेद 356 से पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब राज्य में, सर्वाधिक प्रयोग केरल में, यूपी में 9 बार, राजस्थान में 4 बार इसका प्रयोग हुआ 1967, 1977 और 1980 और 1912। फिर उसके नेक्स्ट बार में अनुच्छेद 360 वो देखें। तो कहने का अभिप्राय है कि अब अनुच्छेद 360 का प्रयोग करेंगे, और 360 क्या है इसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि जब देश की मुद्रा का उन्मूलन हो जाए, मुद्रा की स्थिति नाजुक हो जाए, भारतीय रुपए की साख ही गिर जाए। अब तक बाद में अनुच्छेद 360 का प्रयोग, जिसको अपन वित्तीय संकट के नाम से जाना जाता है, अब तक एक बार भी नहीं हुआ है, और संसद को 2 माह तक संसद में जारी रह सकता है। यह राष्ट्रीय आपात में जो वित्तीय संकट है 2 माह तक ये जारी रह सकता है, लेकिन अब तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है। लेकिन इससे पहले अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात में कि जो दुष्ट प्रभाव है उसमें जितने भी राज्य कर्मचारी हैं या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते स्थगित कर दिए जाएंगे, और जब स्थगित कर दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जो मुद्रा है, उनकी जो आमदनी है, उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि जो बजट पारित किया जाता है वो बजट केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार का उस पर नियंत्रण हो जाएगा। संपूर्ण राज्य की जो वित्तीय है या जो सूचियां, उन सभी सूचियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। उसके साथ ही अपन ये कह सकते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा या देश की जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ऋण वसूली की गई है, उसकी ऋण वसूली प्रारंभ कर दी जाएगी। ऋण वसूली की तीव्रता उसमें आ जाएगी, और जो व्यक्ति ऋण ले रखे हैं तो निश्चित तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि जो कर्जा ले रखा है उनसे अधिक वसूल करेंगे। उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के अनुदान बंद कर दिए जाएंगे। जितनी भी जो सुविधाएं दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा या अन्य सरकारों के द्वारा, वो सभी प्रतिबंधित कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं अब तक अपन 3 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, 352, 356 और 360। जब इन तीनों का प्रयोग तभी होता है जब देश में आपात की स्थिति लागू हो जाए, देश पर किसी प्रकार का संकट हो जाए। 352 का प्रयोग भारत में 3 बार हुआ है, 2 बार बाहरी आक्रमणों के समय और एक देश में आंतरिक शांति की वजह से। उसके बाद में अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य का संवैधानिक प्रयोग, राज्य के जो कानून कायदे या राज्य की जो सरकार है वो नियमों के अनुसार या संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगी। उस स्थिति में अब तक सबसे अधिक बार केरल में और यूपी में इसका प्रयोग हो चुका है। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में हुआ, राजस्थान राज्य में इसका 4 बार प्रयोग हुआ, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में एक बार भी नहीं हुआ है, और इसको अधिकतम अपन 2 माह तक अपन इसको जारी रख सकते हैं। ये सभी प्यारे बच्चों राष्ट्र की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ और सामान्यकालीन शक्तियों के बाद में अपन आपातकालीन शक्तियों के बाद में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इससे जो पहले अपन बताए वो सामान्यकालीन शक्तियाँ, और सामान्यकालीन शक्तियों से पहले अपन
अपन बता चुके हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ये आता है जब इसकी निर्वाचन प्रतिनिधियों के द्वारा, संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जब भारत के राष्ट्रपति अगर हो सकता है अयोग्य हो जाए, असक्षम हो जाए या अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आप इस पैराग्राफ के माध्यम से या इस प्रकार से आप उसको देख सकते हो, वो देखिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 61 कहते हैं, अनुच्छेद 61 कहते हैं, अनुच्छेद 61 कहते भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 कहते हैं, अनुच्छेद 61 कहते हैं। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वो देखिए आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वो देखिए। संसद, जैसे सरकार के यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो इस महाभियोग की प्रक्रिया को समझने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक, लोकसभा बी और राज्यसभा सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है और संसद का कोई सा भी सदन लगा सकता है, संसद का कोई सा भी सदन लगा सकता है। जैसे ये मान लीजिए जो भी सदन पहले लगाता है, चाहे लोकसभा मान लो चाहे राज्यसभा मान लो, कोई सा भी सदन पहले लगा सकता है, इस पर कोई पाबंदियां नहीं है। जो भी सदन लगाता है, जिससे मान लो ये लोकसभा लगाती है, तो जब लोकसभा लगाती है तो इनके 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य। डायग्राम पे अगर चित्र देख लेना, जो सदन पहले लगाता है उसके 1/4 सदस्य, ये 1/4 सदस्य द्वारा लिखित में अगर आदेश करेंगे तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब 1/4 सदस्य महाभियोग लगा रहे हैं तो ये 1/4 सदस्य यहाँ की जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, एक 1/4 सदस्य जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले जो कोई सा भी सदन लगा रहा पहले उसके 1/4 सदस्य और 1/4 सदस्य द्वारा लिखित में आदेश पारित कर दिया जाता है और उसी सदन का अद्वितीय सदस्य, जो सदन पहले लगा रहा है उसका 1/4 सदस्य, फिर 1/4 सदस्यों के उसी सदन के 2/3 सदस्य अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो 14 दिन पहले 14 दिन के अंदर महाभियोग लगा रहे थे 1/4 सदस्य, वो पीठासीन अधिकारी को कहेंगे भाई हम राष्ट्रपति महोदय पर उनकी योग्य है या कदाचारी है, उस पर महाभियोग लगाना चाहते हैं और वो जो सदन लगा रहा है उसका दूसरा सदन अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो 14 दिन पहले उसको सफाई के लिए बोलेगा पीठासीन अधिकारी। जब पीठासीन अधिकारी को बोलते हैं 2/3 सदस्य, तो राष्ट्रपति को ये कहेगा कि आप 14 दिन के अंदर सफाई में कुछ करना चाहते हो क्या या सफाई देना चाहते हो क्या। अगर वो सफाई में पेश कर देता है भाई हाँ
सफाई पेश करता है, या तो खुद करे या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी पदाधिकारी सफाई करता है तो सही है। अगर नहीं करता है, नहीं कर पाता है तो वो यह प्रक्रिया इस सदन के पास चले जाएगी। जब इस सदन के पास जाएगी, यह सदन इस सदन के पास भेजेगा तो एक समिति बनेगी, समिति इसकी क्या करेगी? जांच पड़ताल जब जांच पड़ताल सही पाई जाती है राष्ट्रपति पर महाभियोग करने की प्रक्रिया की, तो उसी सदन के 2/3 सदस्य अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसी तारीख से, उसी दिन से राष्ट्रपति महोदय अपने पद से पदच्युत माने जाते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया क्या है, इसको समझाइए। किस सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। जो भी सदन लगा रहा पहले, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो भी लगा रहा उसका 1/4 सदस्य, फिर उसी सदन के 2/3 सदस्य अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा सदन जो पीठासीन अधिकारी को ये ज्ञापन देगा, क्या ये सूचना देगा कि हम राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगा रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय या तो खुद या फिर किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा सफाई देने में सक्षम होता है या दे पाता है, तो आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अगर नहीं दे पाता है तो वो आगे की प्रक्रिया क्रियान्वित रहेगी और वो दूसरी सदन के पास जाएगा, तो वो जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति होगी। जब समिति होगी तो निश्चित तौर पर वो समिति में अगर राष्ट्रपति दोषी पाता है तो उसी सदन के 2/3 सदस्य अगर उसको स्वीकार कर देते हैं तो राष्ट्रपति उसी तारीख से, उसी दिन से अपने पद से पदच्युत माना जाता है। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।